गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है। तो अब चलिएगा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा लेक्चर होने वाला है राज्यपाल गवर्नर। तो आपको मैं लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं कि देखिए, हम इससे पहले अभी राष्ट्रपति कंप्लीट किया है 2 वीडियो में, और 1 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और आज वाली वीडियो में राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगा, गवर्नर। तो ये जो तीनों वीडियो हो जाती हैं, अब इनका मिलके कल टेस्ट होगा, जो भी इससे बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगी। और उस टेस्ट में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे। ये इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे। इजी क्वेश्चंस मतलब है कि राज्यपाल की उम्र कितनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेवल अच्छा होगा, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो अब शुरू करते हैं कि राज्यपाल है क्या। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो राज्यपाल का पद है, जो गवर्नर का ऑफिस है, वो हमने लिया है कनाडा से। और इसमें क्या है कि जो हमारा केंद्र है, केंद्र के द्वारा जो राज्यों में नियुक्ति करी जाती है राज्यपाल की, जो राष्ट्रपति के कहने पे करी जाती है, सॉरी, मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। तो सीधा मतलब है कि जो केंद्र का एजेंट, ठीक है, केंद्र का एजेंट है राज्य में जो व्यक्ति है, वो है राज्यपाल। तो ये जो राज्यपाल होता है, केंद्र और राज्य के बीच में एजेंट का काम करता है, मतलब दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। तो इधर वाली खबर इधर देता है और इधर वाली खबर इधर देता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, उसको जो पद बनता है वो होता है राज्यपाल का। तो अब देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, उसका जो पार्ट 6 है, वो बात करता है राज्य सरकार के बारे में। और इसमें जो अनुच्छेद 153 से 167 तक है, वो बात करता है राज्य की कार्यपालिका के बारे में। जैसे कि हम केंद्र की कार्यपालिका भी पढ़ चुके हैं, और ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं, वो आते हैं राज्यपाल आते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। जैसे ये राज्य की कार्यपालिका है, ऐसे ही इधर केंद्र की कार्यपालिका हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं, और बहुत सारी वीडियो में एक साथ लिख के भी दिखा चुकी हूँ मैं। तो इसमें एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और ऐसे ही है, आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो आपको चलो राज्यपाल स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि जो हमारा अनुच्छेद 153 है, वो बोलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, अनुच्छेद 153 ये कहता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए या आया होगा कि क्या खाली एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है, वो एक से ज्यादा का राज्यपाल नहीं बन सकता? इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी वही हो, हरियाणा के भी वही हो? तो क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, एक आया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कह दिया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, मतलब एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में कि एक व्यक्ति को मतलब कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ऑप्शंस हो सकते हैं कि सिर्फ एक राज्य का, एक या एक से अधिक का। तो अब आप इसको सही कर लोगे। और जो ये कौन सा हमारा आर्टिकल, अनुच्छेद बात करता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आती है हमारी अनुच्छेद 153 में। अब मैं आपको जैसे बता रही थी कि राज्यपाल का क्या काम है, तो हमारे राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, इसका डुअल रोल है, मतलब कि इसके 2 काम हैं। एक तो ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा। अब देखिए, आपको सीधा डाउट आ रहा होगा, यहाँ पे हमने तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख पहले राष्ट्रपति को बताया है। तो देखिए, आपको समझना है कि राज्य किस संदर्भ में यूज हो रहा है। तो आपको तो मैं पहले बता दूं, ऐसा तो आप इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं कि ये पूछ दे कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख क्या है और उसमें ऑप्शन लिख दे राष्ट्रपति भी और मुख्यमंत्री भी, फिर तो सॉरी, राष्ट्रपति भी और गवर्नर भी। फिर तो मतलब आपको तो दिक्कत हो जाएगी कि यूपी बिहार वाले राज्य की बात कर रहा है या राज्य के लिए हमारे पूरे देश की बात कर रहा है। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जब भी पॉलिटी में, संविधान में राज्य के शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसके कई मतलब होते हैं। एक तो राज्य का मतलब हो सकता है हमारी सरकार से, एक राज्य का मतलब हो सकता है हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो राज्य यूपी बिहार ये हो गए, हरियाणा राजस्थान, और एक राज्य का मतलब हो सकता है हमारे देश से, ठीक है। तो आपको ये वाला जो इनका अंतर है वो आपको समझते ही पता चलेगा। अगर आप शुरू में पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको इतना नहीं ये अंतर पता शायद चले, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ये इतना कोई टफ नहीं है। तो जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख, हम अब यहाँ पे यूपी की आप एग्जांपल सीधा समझिए, यूपी हरियाणा इनकी बात कर रहे हैं, इनका कार्यकारी प्रमुख होगा और मतलब कि संवैधानिक मुखिया, ये कौन है? राज्यपाल।
और ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में की कड़ी है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो जाती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका कैसे होती है, क्योंकि एक तो वो राज्य का संवैधानिक मुखिया है और राज्य और केंद्र सरकार के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि राज्य की जो राज्यपाल है, हमारा गवर्नर है। ठीक है, मैं राज्यपाल को बार बार गवर्नर बोलूंगी क्योंकि राज्य गवर्नर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बोलने में हो जाता है। तो जो हमारा गवर्नर है उनकी नियुक्ति हमारी आर्टिकल 155 में दी गई है, और जो कि इसमें ये लिखा है कि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर होगी। COM का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसे आप कह सकते हो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर होगी। अभी हम जो इसके बाद में अब हमारे जो चैप्टर्स होंगे तो उसमें हम राज्य की मंत्री परिषद और केंद्र की मंत्री परिषद सॉरी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये क्या दिखा आपको, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि जो सामान्य तौर पे जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल दिया है 5 वर्ष। ठीक है, पर यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से अपने पद पर वो रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्हें संविधान में इनको हटाने के लिए कोई विशेष विधि या प्रावधान नहीं दिया गया है, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, इन सबको हटाने के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब भी चाहें अपनी मर्जी से इनको हटा सकते हैं। और आपको पता भी है कि जब भी केंद्र में सरकार बदलती है, मैं किसी एक गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी भी पार्टी की सरकार बदलती है तो वो क्या करते हैं, वो जो राज्यों में पुराने गवर्नर होते हैं उन सबको हटा के और अपने नए गवर्नर लगा देते हैं, बिठा देते हैं। तो इस प्रकार से आप सीधा देख सकते हो कि राष्ट्रपति की मर्जी के हिसाब से, प्रसाद पर्यंत का मतलब है उनकी मर्जी के हिसाब से, आर्टिकल 156 में ये बात दी गई है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता चुकी हूँ कि आपको मैंने एक ये पेज पे टेबल टाइप बनाने को बोला था कि आपको एक पेज पे यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य लिखना है और यहाँ पे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य, मतलब इनके अनुसार इनके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से कौन कार्य करेंगे, तो ताकि ये आपको याद करने में आसानी रहे और बार बार ना भूलना पड़े। तो अभी हम देख चुके हैं कि ये गवर्नर होते हैं, गवर्नर तो राष्ट्रपति के हिसाब से काम करेंगे, और हम पहले पिछली वीडियो में देख चुके हैं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और केंद्र की मंत्री परिषद, ये भी राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, अगर प्रधानमंत्री मेजोरिटी बहुमत खो देते हैं अपना लोकसभा में तो अब उनको तो हटा दिया जाएगा उनके पद से, और वो कौन हटाएंगे, वो हटाएंगे हमारे राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगर प्रधानमंत्री हटते हैं तो हमारे मंत्री परिषद भी हट जाएंगे, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का कोई महत्व नहीं है। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और अभी हम राज्यपाल के इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य के मंत्री परिषद ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये राज्यपाल के, क्योंकि इनको राज्यपाल कभी भी हटा सकते हैं। कभी भी का मतलब ये नहीं कि राज्यपाल का जब मन करे मुख्यमंत्री को हटा दे, उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए शर्त है कि उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव में वो हार गए हों। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कंडीशंस है, तो आप ये जरूर बनाइएगा और ऐसे आपको याद करने में बहुत आसानी भी रहेगी। तो आपको एक और मैं बात बता दूं कि देखिए यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति हमारे जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति है, उनके इलेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति के तो इलेक्शन ही होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, पर जो गवर्नर के इलेक्शन क्यों नहीं होते, एक तो देखिए अगर इनके गवर्नर के चुनाव होते तो एक तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मतलब कि एक ही जगह पे दो लोग आ गए चुन के, तो उनके बीच में तो कितना टकराव होता। तो सीधा समझ सकते हो कि आप एक मैदान में, नहीं बोलते कि दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक ही पोजीशन टाइप की पोजीशन हो जाती, क्योंकि दोनों चुन के आ जाते तो दोनों के बीच में तो बहुत गड़बड़ हो जानी थी। तो इसीलिए राज्यपाल के पद को, जो गवर्नर का पद है, उसको चुनाव नहीं होते हैं। और एक दूसरा कारण ये भी है जो संविधान में उस टाइम पे बताया गया था, जब संविधान के लिए बहस चल रही थी संविधान सभा में, तो वो ये बोलते कि राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख ही है ना, तो इसके लिए उनके लिए निर्वाचन का मतलब है यहाँ पे इलेक्शन, चुनाव के लिए इतने पैसा वगैरह क्यों खर्च करना बिना बात। ठीक है, आ गया होगा आपको ये समझ। तो अब चलते हैं आगे, और अब आगे देखते हैं कि हमारे जो गवर्नर हैं उनकी योग्यता क्या है। जैसे हम योग्यता, पद की योग्यता हम राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए पढ़ चुके हैं। तो ये जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, उनकी योग्यता के बारे में आर्टिकल 157 बात करता है, और संविधान में 2 योग्यता दी गई है। ठीक है, एक तो वो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 35 वर्ष हो।
अब इसमें याद करने को तो कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो अन्य योग्यताएं हैं कि वो संसद लाभ के पद पे ना हो, और जो नेक्स्ट है संसद विधानमंडल के सदस्य ना हो। इसका मतलब ये है कि संसद में तो हो गया लोकसभा राज्यसभा, और विधानमंडल में हो जाता है हमारा विधानसभा। अगर किसी राज्य मतलब 6 राज्यों में विधान परिषद है तो वो विधान परिषद के सदस्य ना हो। और ये तो कॉमन है, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, ये वाली योग्यता तो नॉर्मल है। तो आ गया होगा आपको ये समझ। अब नेक्स्ट है कि शपथ कौन लेते हैं, तो इनकी शपथ लेते हैं आर्टिकल 159 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन लेंगे? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इनकी शपथ लेंगे। और आपके लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा है कि त्याग पत्र किसको देंगे। अब मैं देखती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में क्या बताते हो, और थोड़ा अपना माइंड लगा के बताइएगा। बाकी तो मैं कल की वीडियो, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, ये आपको बताऊंगी कि शपथ तो ये मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं हाई कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट है, और हमारे जो राष्ट्रपति के केस में जो शपथ होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने होती है। तो अब आपको ये बताना है कि गवर्नर अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। और देखिए वेतन कितना है इनको, पैसा कितना मिलता है इनको, मिलता है 3,50,000 रुपये, जो कि आता है राज्य की संचित निधि से। और जो इनकी पेंशन आएगी जब ये रिटायर हो जाएंगे, गवर्नर के पद पे नहीं रहेंगे, तो जो इनकी पेंशन आएगी वो आएगी केंद्र से। अब एक और कुछ इस प्रकार का कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में अंतर क्यों है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का कोई ऐसा काम नहीं होता है, उनका काम होता है सिर्फ राज्यसभा को सभापति होना, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की भूमिका निभानी कभी कभी मिलती है। अभी तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम पढ़ा है आपने संविधान में कि कभी किसी को भूमिका निभाने का मौका मिला है। तो इस हिसाब से उनको हमारे राष्ट्रपति के बराबर कैसे तनख्वाह दी जा सकती है। और राष्ट्रपति हमारे देश के वरीयता क्रम में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट में वो हमारे पहले नंबर पे आते हैं। तो उनके बराबर उपराष्ट्रपति को तनख्वाह कैसे दी जा सकती है, तो आप यही सोचिएगा, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं आपके लिए ये भी वीडियो बना दूंगी कि जैसे वरीयता क्रम है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि पहले प्रधानमंत्री आएंगे या कौन आएगा, इस प्रकार से पहला दूसरा, ये इस प्रकार का जो नंबर है उसकी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो मेरे को अभी याद है मैंने आपके लिए एक तो ये वीडियो बनाने के लिए बोला है, और एक बोला है आपको जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उसकी एक वीडियो, और एक वीडियो आपकी बचती है जो संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये 3 वीडियो मेरे को याद रहनी है। और भी अगर इसके अलावा मैंने किसी वीडियो का बोला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखते हैं, जैसे ही हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी, ठीक है, वैसे ही हमारी जो राज्यपाल है उसकी भी शक्तियां हैं, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्तियां हैं यहाँ पे क्या क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति के पास में क्या था, कार्यकारी शक्ति, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्ति। तो ये वाली शक्तियां तो हमारी राज्यपाल के पास में भी हैं। बट जैसे कूटनीतिक शक्ति जो राष्ट्रपति को मिली थी, सैन्य शक्ति को मिली थी, या आपातकाल की जो शक्तियां थी वो राष्ट्रपति के पास में थी, ऐसी कोई शक्ति हमारी राज्यपाल के पास में नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां क्या हैं, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। तो देखिए एक तो वो उनके नियुक्ति से संबंधित शक्तियां हैं। तो एक तो वो सीएम, चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, और उनकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद जो नियुक्त होती है वो चीफ मिनिस्टर के कहने पे होती है। बट करते नियुक्त कौन है, वो करते हैं राज्य में राज्यपाल, गवर्नर। तो और ये देखिए अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, अभी हम देख चुके हैं। और राज्य के महाधिवक्ता, ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। और ये राज्य के निर्वाचन आयोग को नियुक्त करते हैं, ठीक है, राज्य के। जैसे केंद्र में कौन करते हैं, राष्ट्रपति, तो राज्य में करेंगे गवर्नर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी यही करते हैं, बट केंद्र में कौन करते हैं पता ही है आपको। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये नियुक्ति तो ये करते हैं, पर इनको हटा ये नहीं सकते हैं। इनको हटाया वैसे ही जाएगा जैसे कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको हटाया जा सकता है। और इन्हें राज्यपाल नहीं हटा सकते, इन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। आ गया होगा आपको समझ। और एक क्या है कि देखिए जब आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग जाता है,
तो एक प्रकार से वास्तविक प्रमुख टाइप के राज्यपाल बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी कार्यकारी जो मुख्यमंत्री की शक्तियां होती हैं वो सारी सी शक्तियां राज्यपाल के पास में आ जाती हैं। और राज्यपाल के पास में क्यों आती हैं? क्योंकि वो फिर केंद्र के कहने पे काम करते हैं। आ गया होगा आपको समझ। और वो राष्ट्रपति से ना संवैधानिक आपातकाल के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल ये हम पढ़ने वाले हैं कि इमरजेंसी चैप्टर आएगा, उसमें हमने आपको 3 तरह के आपातकाल बताए थे। अभी मैं आपको राष्ट्रपति वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एक बार बार डाउट आ रहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल क्या है, तो जी मैं आपको अभी ये चैप्टर आएगा उसी में मैं वहां पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ और आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। और एक और बात है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट थे कि क्या ये जो वीडियो है इनसे पढ़ के पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। तो देखिए मैं तो कहूँगी करे जा सकते हैं, बहुत सारे, मतलब थोड़ा आपको और ज़्यादा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, पर आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। मेरे कहने पे मत जाइएगा, आप खुद प्रूफ देखिएगा, आप क्वेश्चन उठाइएगा पीसीएस के प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस आप सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो से। तो आप एसआई वगैरह कोई भी एग्जाम हो आराम से सॉल्व कर सकते हो। और बाकी थोड़े हाई लेवल के एग्जाम जाने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो अब इनकी देख लेते हैं विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर की मतलब कानून बनाने से संबंधित जो हमारे राज्यपाल हैं उसके पास में क्या शक्तियां हैं। तो देखिए हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कार्यकारी शक्ति में कि ये जो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य की हमारी जो यूनिवर्सिटी होती हैं, उनके कुलाधिपति मतलब चांसलर, कुलाधिपति जो चांसलर होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। और जो इनके कुलपतियों की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं हमारे राज्यपाल ही। कुलाधिपति मतलब चांसलर जो होंगे वो होंगे राज्यपाल, और जो वाइस चांसलर वीसी की नियुक्ति करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की, वो करते हैं हमारे राज्यपाल। ठीक है, तो आ गया होगा ये आपको समझ। आप देखिए, आप अगर किसी राज्य की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो आपने हमेशा अपने वाइस चांसलर का ही नाम सुना होगा, लिखा देखा होगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसके कुलपति ये हैं, ठीक है, वाइस चांसलर ये हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि चांसलर का नाम कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का हो। चांसलर मतलब कि कुलाधिपति जो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के होंगे वो होंगे हमारे गवर्नर। अभी उसी प्रकार से हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो उनके कुलाधिपति मतलब कि चांसलर होंगे वो होंगे ज्यादातर केसेस में वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। कुछ एक दो अपवाद हैं उसमें कि वो वहां पे नहीं होते हैं और कोई होते हैं। और जो उनके वाइस चांसलर होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, केंद्र की यूनिवर्सिटी के, वो अलग व्यक्ति होते हैं। आप अगर जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी से कॉलेज से पढ़े हुए हो तो आप ये आराम से समझ सकते हो। तो चलिएगा आप देखते हैं इनकी विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। तो आर्टिकल 333 के सबसे पहले तो यही है कि देखिए कोई भी राज्य का कानून नहीं बनेगा तब तक, विधेयक कानून नहीं बनेगा जब तक उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है, ऐसे ही राज्य में गवर्नर के हस्ताक्षर चाहिए। और जो दूसरा है आर्टिकल 333 के तहत जो हमारे गवर्नर हैं वो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे। मनोनीत मतलब उनका चुनाव नहीं होना, उन्हें अपनी मर्जी से वो पद देना। अब क्या हुआ, ये 104 संविधान संशोधन से 26 जनवरी 2020 से ये वाला पद समाप्त कर दिया गया है। केंद्र में भी, केंद्र में मतलब लोकसभा में, और राज्य में मतलब राज्य की विधानसभा में। केंद्र में हमारे 2 एंग्लो इंडियंस आते थे और राज्य में हमारा 1 एंग्लो इंडियन आता है, और ये समाप्त कर दिया गया है। कृपया करके रिक्वेस्ट है, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ। और देखिए बहुत ज्यादा चांस है कि आप कोई 2-3 एग्जाम दोगे तो किसी ना किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब चलिएगा और देखते हैं देखिए इनके पास और क्या विधायी शक्तियां हैं। तो जो हमारी विधान परिषद होती है, विधान परिषद हमारी 6 राज्यों में है। तो उनमें से जो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कि विधान परिषद में कैसे कैसे सदस्य आते हैं, तो उसमें से जो 1/6 जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करते हैं, वो भी इनकी एक विधायी शक्ति का ही पार्ट है, हिस्सा है। और ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। 1, 2, 3 ऐसे आपको राष्ट्रपति का मैंने याद कराया था, और इस एक को यहाँ पे रख दो तो आपका गवर्नर का याद हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। और देखिए जो हमारे गवर्नर है वो अध्यादेश कब कब जारी कर सकते हैं। अगर देखिए जो हमारा राज्य है, स्टेट है, अब आपको मैं यूपी का एग्जांपल लेकर बताऊंगी। यूपी में 2 सदनीय व्यवस्था है, मतलब कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जब इन दोनों में से कोई भी सेशन में ना हो, ठीक है, दोनों सेशन में ना हो मतलब दोनों कार्य ना कर रही हो,
तो जो हमारे गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनकी संतुष्टि हो जाती है तभी वो अध्यादेश ला सकते हैं, अन्यथा वो अध्यादेश नहीं ला सकते। अगर वहां पे जैसे जिस राज्य में एक ही विधान परिषद मतलब विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो अगर विधानसभा कार्य में नहीं होगी तो वो तब अध्यादेश ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और देखिए ऑर्डिनेंस बिल्कुल वो ही होता है, मतलब उसकी पावर भी उतनी होती है जितना कि विधानमंडल या हमारी संसद कानून बना के लाती है। पर अगर जिस दिन से हमारी अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं राज्यों की बात, तो जिस दिन अगर हमारी विधानमंडल आप समझ सकते हो कि यूपी का एग्जाम्पल है दोबारा से, कि जिस दिन से विधानसभा और विधान परिषद की बैठक होगी, ठीक है, अध्यादेश लाने के बाद में, तो जिसकी बैठक के बाद में 6 हफ्ते के अंदर या तो वो अध्यादेश उसको पास करना पड़ेगा, वो वरना वो अध्यादेश मतलब वो कानून नहीं रहेगा और वो समाप्त हो जाएगा। तो अब आप 6 हफ्ते कैसे गिनोगे कि पहली बैठक तो इसकी होती है 20 जुलाई को, ठीक है, और इसकी होती है 27 जुलाई को, तो आपके जो 6 हफ्ते लगेंगे वो इस 27 जुलाई बाद वाली डेट से लगेंगे। अगर आप 2 सदन हैं आपके राज्य में, अगर आपके राज्य में 1 सदन है तो आपको पता ही है इसका तो फिर विधान परिषद का तो कोई फिर महत्व रह नहीं जाना, क्योंकि एक ही सदन है। तो इस हिसाब से एक अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक चल सकता है, तो जिस प्रकार से हम केंद्र में बता चुके हैं कि 2 सत्रों के बीच में, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन, इनमें साल में 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो गैप हो सकता है, अंतराल हो सकता है, वो 6 महीने हो सकता है। 6 महीने और प्लस 6 हफ्ते जो अध्यादेश है वो अधिकतम चल सकता है। 6 हफ्ते कैसे, आपको समझ आ गया होगा। अभी मैंने बताया कि 6 हफ्ते के अंदर उसे पास कराना होगा, वरना वो अध्यादेश कानून नहीं रहेगा। और देखिए अब और ये क्या करते हैं, ये जो राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो होते हैं, ये अपनी रिपोर्ट, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, गवर्नर को देते हैं, और गवर्नर अब ये रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करता है। अब आप यहीं पे राष्ट्रपति को भी रिवाइज कर सकते हो, यहाँ पे राज्य की जगह केंद्र हो जाएगा, ठीक है, और लोक सेवा, यहाँ पे ये राज्य का लोक सेवा आयोग है, ऐसी केंद्र का लोक सेवा आयोग जो है, और यहाँ पे आप इस प्रकार से ये रिपोर्ट अपनी किसके सामने रखेंगे, ये राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को फिर किसके सामने रखता है, संसद के सामने। तो आ गया होगा देखिए आपको ये समझ, और इसमें इतना मतलब थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है आपको, पर आप आसानी से इसे सुनोगे तो बहुत क्लियर ये सारा कंफ्यूजन आपका हो जाएगा। अब इनकी हम कुछ वित्तीय शक्तियां देख लेते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर देखी थी, इसी प्रकार गवर्नर की क्या होती है कि वो देखिए जो जैसे केंद्र में बजट होता है, ऐसे ही राज्य का बजट भी होता है, तो उसे विधानमंडल के सामने कौन रखा जाए, ये कौन सुनिश्चित करेंगे, ये करेंगे हमारे गवर्नर। और देखिए कोई भी राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता विधानमंडल में। जैसे कि हम केंद्र में पढ़ चुके हैं कि धन विधेयक राष्ट्रपति की परमिशन के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ऐसे ही राज्यपाल की परमिशन के बिना धन विधेयक हमारा विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको आ गया होगा ये वाला समझ। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए आप जितना डाउट पूछोगे मैं कोशिश करूंगी कि वो आपके वीडियो में बता दूं। और एक इसमें और है वित्तीय शक्ति में कि जो पंचायत और नगर पालिका की जो वित्तीय हालत है, वित्तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए हर 5 वर्ष बाद जो समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं वो हमारे गवर्नर ही करते हैं। अब इनकी जो न्यायिक शक्तियां हैं, जैसे हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देख चुके हैं, क्षमादान, सबसे पहले तो क्षमादान ही आता है, तो वो आती है आर्टिकल 161 में, और हमारे राष्ट्रपति की आती है पार्डनिंग पावर भी जिसको बोलते हैं आर्टिकल 72 में। अभी हम इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मेरे को पता है अब आपके मन में राष्ट्रपति भी चल रहा होगा, खिचड़ी बनने की हो रही होगी कोशिश, बट देखिए मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, देखो दोनों को बहुत अंतर से लिख के समझाया है आपको, तो यहाँ पे आपको मैं ये सारा क्लियर अभी करूंगी। अब देखते हैं विवेकी शक्तियां। इनके पास में विवेकी शक्तियां क्या हैं, डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, अपने मन से, अपने विवेक से, अपना दिमाग लगा के जो शक्तियां दी गई हैं उनको बोला जाता है डिस्क्रिशनरी पावर। तो हमारे राष्ट्रपति के पास में भी हमने कुछ डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ी थी, और हमने राज्यपाल के लिए भी कुछ पढ़ी है, तो इन दोनों के लिए कुछ अलग है। ये क्या अलग है, ये चलो हम यही पढ़ते हैं अब इनकी विवेकी शक्तियों के बारे में। तो पहले तो आप ये याद कर लो कि देखिए आर्टिकल हमारा
जो राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति के लिए हमारे जो संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं वो हमारे 3 आर्टिकल हैं, ठीक है, जो उनसे सीधा सीधा बात करते हैं। तो एक तो आर्टिकल 154 है, एक आर्टिकल 163 है और एक आर्टिकल 164 है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है ना आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, ये क्या है, जैसे ये राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही ये केंद्र में राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो अब हमारा आर्टिकल 154 बात करता है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी और इस संविधान के समस्त कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 154 में हमारे गवर्नर के बारे में बात करता है और यही बात केंद्र के लिए आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के लिए होती है। और आर्टिकल 163, ठीक है, आर्टिकल 163 बात करता है कि जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होगी और वो राज्यपाल को सलाह देगी। अब मैंने यहाँ पे आर्टिकल 163 में स्टार बनाया है, इसी से हम आपको बताएंगे कि कैसे जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो विवेक की शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कैसे अलग है। तो आपको यही 163 और 74 आर्टिकल है, इसको अच्छे से अभी पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 164 और आर्टिकल 75 दोनों बात करते हैं कि आर्टिकल 164 तो बात करेगा कि जो राज्य में मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से जो वहां पे विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और ऐसे ही हमारे केंद्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 75 में। तो अब ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो विवेक की शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर हैं, वो 2 मामलों में अलग है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे पहला बात करता है कि संविधान में इस बात की मतलब बात करी गई है कि राज्यपाल है। यहाँ पे देखिए आप ये दोनों शब्द ध्यान से सुनिएगा। अब मैं राज्यपाल नहीं, मैं गवर्नर बोलूंगी। तो जो गवर्नर है वो अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम कर सकते हैं संविधान में। तो मतलब संविधान में जब ये बात कही गई है तो इसे बोला जाएगा संवैधानिक विवेक, ठीक है। तो राज्यपाल कुछ संवैधानिक विवेक संविधान के अनुसार कुछ स्थितियों में काम कर सकते हैं, पर ऐसी कोई परिकल्पना राष्ट्रपति के लिए नहीं करी गई है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा हमारा बात करता है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन के बाद में जो राष्ट्रपति के लिए जो मंत्री परिषद की सलाह है वो बाध्यकारी है, और हमारे गवर्नर के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि राज्यपाल को जो राज्य के मंत्री परिषद है कि उनकी सलाह उसके लिए बाध्यकारी हो, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ। अब 2 ऑप्शन अब हम देखते हैं कि ये दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में भिन्न क्यों हैं। तो देखिए संवैधानिक विवेक हमारे राष्ट्रपति को नहीं मिलता है, संवैधानिक विवेक हमारे गवर्नर को मिलता है। प्लीज ये कहीं पे भी लिखिएगा, याद करिएगा, 10 बार बोलिएगा। संवैधानिक विवेक राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को नहीं है। ये सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि भाई राष्ट्रपति की तो पावर ज्यादा है, राष्ट्रपति का पद बड़ा है, बट संवैधानिक विवेक राष्ट्रपति को क्यों दिया, राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिया, राज्यपाल को क्यों दिया। तो देखिए इसका कारण ये है, अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि एक तो ये है कि भाई देखो राष्ट्रपति को इस चीज की जरूरत नहीं है, एक तो, और राज्यपाल को इसलिए जरूरत है क्योंकि वो राज्यों के लिए, स्टेट, यूपी, बिहार, इन सब के लिए उन्हें ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए उनको ये संवैधानिक विवेक दिया गया है। अब हम देखते हैं संवैधानिक विवेक है क्या। तो देखिए आर्टिकल 74 हमारा सीधा बात करता है कि राष्ट्रपति, देखिए उसके यही शब्द हैं, राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं उनको अपना सारा काम सहायता और सलाह के हिसाब से मंत्री परिषद के हिसाब से करना होगा। और आर्टिकल 163 जहां हमारा बात करता है कि अपने विवेकाधिकार कार्यों के अलावा, मतलब कि यहाँ पे देखिए विवेकाधिकार के कार्यों का जिक्र है, इधर राष्ट्रपति के किसी विवेकाधिकार कार्य का जिक्र नहीं है। तो इसी को कहा जाएगा कि संविधान में विवेकाधिकार हमारे राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, गवर्नर को दिया गया है। और ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद से सलाह लेनी होगी, ये आर्टिकल हमारा 163 कहता है। और देखिए आपको मैं संवैधानिक विवेकाधिकार के कुछ एग्जाम्पल बता दूं जो हमारे गवर्नर के लिए हैं। एक तो यह है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो गवर्नर है वो जो विधेयक होता है उसको रिजर्व करता है, उसको अपने पास में रखता है, तो वो भी गवर्नर का एक संवैधानिक विवेकाधिकार है, ठीक है। और वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, और उस सिफारिश करने के लिए उसे राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। आप एग्जाम्पल के लिए जैसे यूपी का जो गवर्नर है,
तो वो सिफारिश करती हैं हमारी केंद्र से कि यूपी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अगर करी जाए तो उन्हें यूपी के जो मंत्री परिषद है और यूपी के जो सीएम है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट ऐसा नहीं कि वो जब मन करे जब कर ले, कोर्ट वगैरह में भी केस जाते हैं, देखे जाते हैं कि सही फैक्ट मतलब कि सही तथ्यों के हिसाब से जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा रहा है कि नहीं। अभी उस फैक्ट में न जाते हुए बस यहाँ पे ये समझना है कि ये विवेकाधिकार, संवैधानिक विवेकाधिकार जो हमारे राज्यपाल को दिए गए हैं वो हमारे राष्ट्रपति को नहीं है। आ गया होगा आपको समझ, ठीक है। अब आपको देखिए शॉर्ट में समझाते हैं। विवेकाधिकार दो तरह के हो जाते हैं, एक तो संवैधानिक और एक पारिस्थितिजन्य। तो ये जो संवैधानिक विवेकाधिकार है ये तो सिर्फ राज्यपाल के पास में है, और पारिस्थितिजन्य विवेकाधिकार हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास में है। तो संवैधानिक विवेकाधिकार हम देख चुके। अब पारिस्थितिजन्य विवेकाधिकार है कि देखिए हम राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं और राज्यपाल में भी हम अभी आपको बता रहे हैं कि विधानसभा में, ठीक है, यहाँ पे विधानसभा राज्यपाल के केस में तो विधानसभा हो जाएगी, राष्ट्रपति का आप केस लोगे तो आप समझिएगा हमारा लोकसभा। अगर विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, तो और या किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाए या उसके निश्चित उत्तराधिकारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करेगा, वो पावर किसके पास में है, ऐसी परिस्थिति आने पे तो वो राज्यपाल के पास में। अगर केंद्र में ऐसी परिस्थिति आ जाती है प्रधानमंत्री के केस में तो वो पावर है हमारी राष्ट्रपति के पास में। ये परिस्थिति आई है, ये परिस्थितियों के द्वारा जो जन्य स्थिति है तो इसीलिए इसे परिस्थिति जन्य, जिसे कहा जाएगा सिचुएशनल डिस्क्रिशन। हमारे राष्ट्रपति के पास में सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, बट ये इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, वो राष्ट्रपति के पास में नहीं है, ठीक है। और भी क्या हो सकता है परिस्थिति जन्य में कि विधानसभा में विश्वास मत ना हासिल कर पाए हो तो मंत्री परिषद की बर्खास्तगी करनी पड़ेगी, और मंत्री परिषद को अल्पमत मिला हो, ठीक है। तो ये वाली परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार है, और यहाँ पे संवैधानिक हम आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ। और देखिए प्लीज प्लीज अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है ना, ये थोड़ा टॉपिक है समझने वाला, याद करने वाला, तो इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। वीडियो को आप एक बार थोड़ा बैक करिएगा और वापस से इसको सुन लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका मैं सारा राष्ट्रपति और राज्यपाल का जितना भी अभी तक आपके मन में डाउट आ रहा होगा वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए अब विधेयक होते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम तीन तरह के विधेयक मतलब सामान्य विधेयक हम देख चुके हैं, और एक अब सामान्य विधेयक के मामले में हम दोनों के पास में क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की वो तुलना करते चलेंगे। तो राष्ट्रपति के पास में अगर कोई सामान्य विधेयक आता है तो उनके पास में तीन विकल्प होते हैं, या तो उससे स्वीकृति दे दो या स्वीकृति मत दो। अगर स्वीकृति दे दोगे तो वो कानून बन जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं बनेगा, और या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दो मंत्रिमंडल के पास में। अगर वो पुनर्विचार के बाद में वापस से पास होकर राष्ट्रपति के पास में आता है तो राष्ट्रपति को फिर तो उसको अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। अब चौथा इसमें है राज्यपाल के केस में सामान्य विधेयक पे उनके पास में चार विकल्प हैं। एक विकल्प राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा है, वो आते हैं आर्टिकल 200 के अंदर। तो तीन विकल्प तो ये ही हो गए जो हम राष्ट्रपति वाले पढ़े हैं। चौथा विकल्प है कि वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए सुरक्षित रख सकते हैं साधारण विधेयक को। अगर उन्होंने राष्ट्रपति की सलाह के लिए सुरक्षित रख लिया तो अब राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 201, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा आप, आर्टिकल 201 के तहत उनके राष्ट्रपति के पास में तीन विकल्प आ जाते हैं, या तो वो स्वीकृति दे दें या स्वीकृति ना दें, या फिर वो पुनर्विचार के लिए मतलब कि वापस से विचार के लिए राज्यसभा के पास में पुनर्विचार के लिए विधानसभा मतलब जिस राज्य से वो आया है उधर भेज दें। अब यहाँ पे राज्यपाल का कोई रोल नहीं रह जाएगा, और अगर वो राष्ट्रपति के पास में दोबारा पास होके आता है, ठीक है, राज्य से, तो राष्ट्रपति को कोई बाध्यकारी नहीं है कि उन्हें उस पर सिग्नेचर देने ही होंगे। जैसे कि हम आपको अभी इस वाले केस में बता चुके हैं, इस वाले केस में तो उन्हें साइन देने होंगे क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, बट जब वो राज्य से दोबारा पास होकर आता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन देने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, ऐसा आर्टिकल 201 ये एक है, ठीक है। अब देख लेते हैं साधारण विधेयक हमने देख लिया। धन विधेयक के मामले में क्या है, तो देखिए धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास में दो विकल्प होते हैं, ये हम राष्ट्रपति का देख रहे हैं, मतलब कि केंद्र में, तो या तो स्वीकृति दे दें या स्वीकृति ना दें। तीसरा विकल्प उनके पास में मौजूद नहीं है कि वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज दें। क्यों नहीं है तीसरा विकल्प मौजूद, क्योंकि भाई धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति जी की परमिशन से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो सामान्यतः वो अपनी स्वीकृति देते ही हैं और पुनर्विचार के लिए भेजने का तो कोई सवाल बनता नहीं है। अब तीसरा ये वाला देखते हैं,
कि राज्यपाल के पास में क्या क्या शक्तियां हैं धन विधेयक के मामले में। तो हमारे राज्यपाल के पास में 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि वो स्वीकृति दे दें, दूसरा होगा ना दें, और तीसरा है वो राष्ट्रपति के लिए रख लें। अब राष्ट्रपति के लिए उन्होंने रख लिया तो फिर राष्ट्रपति के पास में 2 विकल्प आते हैं कि या तो वो स्वीकृति दें या अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। पर धन विधेयक को राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए राज्य की जो विधानसभा होगी उसके पास नहीं भेज सकते हैं, जैसे कि संसद के मामले में था। ठीक है, धन विधेयक के मामले में दोबारा नहीं भेजा जा सकता है पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति जी भी नहीं भेज सकते हैं राज्य जो हमारी राज्य विधानसभा है उसके पुनर्विचार के लिए। आ गया होगा आपको समझ। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्षमादान, जो सबसे मतलब थोड़ा डाउट है जिसमें, वो क्षमादान ही होने वाला है। तो देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां देख लेते हैं और राज्यपाल की। तो जो राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं क्षमादान की वो केंद्रीय मामले में है, और हमारे जो राज्यपाल हैं उनको राज्यों के मामले में ये शक्तियां मिलती हैं। तो अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा कि केंद्रीय विधि मतलब केंद्र के कोई कानून के विरुद्ध दंड है, ठीक है, तो उसके देखिए दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की जो शक्ति है, या लघुकरण, निलंबन, ये सब करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। और मैंने ये अभी जितने भी शब्द बोले हैं ये मैं राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो काइंडली कृपया करके आप उस वाले लेक्चर को देखिएगा। और राज्यपाल के पास में ये शक्तियां होती है हमारी ये होती है हमारी राज्यों के मामले में। तो आपको मैं बताऊं कि देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो सजाए मौत मतलब कि जो मौत की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। और या तो वो मृत्यु दंड या तो वो केंद्र के विधि के विरुद्ध है, या वो जो मृत्यु दंड है वो राज्य के कानून से है। इसमें मृत्यु दंड में जो क्षमा करने की, कम करने की और स्थगित करने की पावर राज्यसभा मतलब राज्यपाल को नहीं है। गवर्नर के पास में मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। हाँ, बट वो मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते, लेकिन इसे स्थगित कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति ही करेंगे ये सारे काम, तो कि भाई इस पे हमें क्षमा देनी है कि नहीं, इसे माफ करना है कि नहीं करना। तो आपके देखिए सीधा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है कि मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है। तो आपके ऑप्शन होंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब इस प्रकार के हो सकते हैं, और ऑप्शन सी हो सकता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी हो सकता है कोई नहीं। तो आपको पता है मृत्यु दंड को क्षमा सिर्फ ही राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए इसी के अंदर है कि अगर कोर्ट मार्शल, जो सैन्य अदालत होती है हमारी, कोर्ट मार्शल आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को उसके तहत भी सजा मिल जाती है तो राष्ट्रपति जी उसे भी माफ कर सकते हैं या बदल सकते हैं, पर हमारे गवर्नर नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नर के पास में तो कोई सैन्य शक्ति होती नहीं है। ठीक है, गवर्नर के पास में कोई सैन्य शक्ति नहीं होती है, ना ही उनके पास में कोई कूटनीति शक्ति होती है। तो हमने देखा कि अब इस वाले लेक्चर में कि राष्ट्रपति और गवर्नर पद को हमने तुलना करी कि कैसे कैसे किस वाले क्षेत्र में इन दोनों में किसके पास में बराबर शक्तियां हैं, किसके पास में ज्यादा शक्तियां हैं। बराबर शक्तियों से मेरा मतलब है केंद्र के लेवल में राष्ट्रपति के पास में शक्तियां, और राज्य के लेवल पे, राज्य स्तर पे हमारे राज्यपाल के पास में शक्तियां। तो आपको अब चैप्टर थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो देखिए समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कृपया करके अच्छे से चैप्टर पढ़िएगा तीनों। और इनका टेस्ट हम लेंगे, और टेस्ट में क्वेश्चन में अच्छे लेवल के रखूंगी, इस बार थोड़ा मीडियम से हाई लेवल का बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे, और कुछ क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के, और कुछ क्वेश्चन थोड़े कठिन पीसीएस लेवल के तक रखेंगे, क्योंकि भाई अब एसआई में भी थोड़े अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ी जॉब है। और धीरे धीरे देखिए टाइम के हिसाब से ना क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता है। मैंने क्वेश्चन देखे थे जो 1990, 2005 वगैरह में जो पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो अब कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन उस प्रकार का लेवल। तो भाई लेवल तो टाइम के हिसाब से बढ़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने से घबराना नहीं है, आराम से सारी चीज़ें आप कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपका दिन अच्छा हो और पढ़ाई आप अच्छे से करें।